गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं सभी। मैं भी ठीक हूँ। सुनते हैं परी एंड खुशी की लव स्टोरी, जिसका एपिसोड है 44। लास्ट एपिसोड में हमने सुना था कि विक्रम और काव्य परी से मिले उसके एनजीओ जाते हैं। वहाँ पे परी मिल भी जाती है और ये लोग मिलकर कुछ बातें भी करते हैं। विक्रम भी परी को देखता है, उसे बहुत खुशी होती है। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आती है और वही आइडिया वो अपने घर वालों को बताता है, लेकिन उसकी माँ जो है वो थोड़ी बहुत मना कर रही थी, लेकिन बाद में वो भी हाँ कर देती है। एक्चुअली विक्रम जो है खुशी को परी के साथ रखना चाहता था, लेकिन घर वालों से झूठ बोलकर। तो अब सुनते हैं आगे। विक्रम अपनी माँ से और अपनी पत्नी से बात करने के बाद ये लोग डिसीजन ले लेते हैं। उसकी माँ भी एग्री हो जाती है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार विक्रम के पापा से बात करनी होगी, क्योंकि जो भी है ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा लगेगा वो उन्हीं से तो लेना पड़ेगा। तो उनको बताए बगैर ये सब कुछ कैसे होगा। वो क्या करती है, अंकल को फ़ोन लगाती है। अंकल बोलते हैं कि देखो शकुंतला, मैं बाहर बहुत महत्वपूर्ण काम है मेरा, तो मैं घर आकर बात करता हूँ। 1-2 दिन में पहुँच ही जाऊँगा घर। विक्रम की माँ बोलती कि देखिए 1-2 दिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप हो सके तो कल आ जाइएगा, कुछ खुशी के बारे में बात करनी थी आपसे। तो अंकल बोलते कि हाँ करो, क्या हुआ। तो जो बुआ जी है बोलती कि विक्रम ऐसी बातें सोच रहा है, खुशी को बाहर कहीं उसका इलाज करने के लिए भेजना चाहता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि ये डिसीजन उसके दिमाग में, ये ऐसी बातें आती कहाँ से है, वो पागल वागल हो गए क्या। खुशी को हम अकेले कैसे भेज सकते हैं, और वो भी इतने बड़े शहर में, मुंबई जैसे शहर में। नहीं नहीं नहीं, उसे कह देना कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी जितना भी इलाज हो रहा है बहुत सही तरीके से हो रहा है। 8 साल से तो हम पानी की तरह पैसा बहा ही रहे ना उसके पीछे, तो वो ठीक भी हो जाएगी। तो आंटी बोलती देखिए बात पैसों की नहीं है। विक्रम बता रहा था कि हॉस्पिटल में का भी उसके वही अच्छे से इलाज हो जाएगा, घर पे इतना अच्छा कुछ हो नहीं पा रहा है उसका इलाज। विक्रम के पापा फ़ोन काट देते हैं, कुछ बोलते नहीं है। विक्रम की माँ बोलती कि अब मैं क्या करूँ, हमेशा मुझे बाप और बेटे के पीसना पड़ता है। तो दूसरा दिन जो है, विक्रम सुबह बोलता है कि माँ मैं हॉस्पिटल में बात करके आता हूँ और वही सारा इंतज़ाम कर देंगे। बुआ जी बोलती कि बेटा तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम्हारे पापा से बात करनी चाहिए तुम्हें एक बार। देखो बेटा, झगड़ा एक तरफ और उनका होता एक तरफ, वो घर के बड़े हैं, और तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें बात ये बाद में पता चलेगी तो वो कुछ दखल अंदाजी करेंगे खुशी के ट्रीटमेंट में। वो तो जिस तरह से तुम गुस्सा होते हो कि पापा तुम्हारे घर आते नहीं हैं, हमको टाइम नहीं देते, बस उसी तरह उन्हें भी यही बात का गुस्सा आता है ना, कि उनसे हम लोग हमेशा बिना पूछे कोई भी डिसीजन ले लेते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि एक बार उन्हें बताना चाहिए। तो जो प्रीति भाभी बोलती जी माँ जी ठीक कह रही है, मुझे भी लगता है कि पापा जी से बात करनी चाहिए। विक्रम कुछ कहता नहीं, शांत बैठ जाता है। अब शाम को विक्रम के पापा भी घर आ जाते हैं। अंकल को जैसे बुआ जी देखती बोलती अच्छा वो आप आ गए। तो अंकल बोलते आना तो पड़ेगा ही ना, घर में तुम लोग ऐसे लोग भरे पड़े हैं कि मुझे मेरा इम्पोर्टेंट काम भी छोड़ के आना पड़ता है। कहाँ गया वो विक्रम, बेवकूफ़, कुछ समझता तो है नहीं, कुछ भी उनपटांग उसके दिमाग में ख्याल लाते रहता है। कहाँ गया वो। तो जो विक्रम है वो आता है ऑफिस से, अंदर आते ही देखता है उसके पापा आए हैं। वो पापा के सामने खड़ा हो जाता है। अंकल बोलते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में विक्रम, और ये जो तुम कर रहे हो तुम्हें क्या लगता है सही कर रहे हो। किसके भरोसे हम इतने बड़े शहर में इतने दूर खुशी को भेज सकते हैं, बताओ तुम, किसके भरोसे हम जाएंगे। तुम्हारी माँ तो इतनी सक्षम नहीं है खुशी के साथ इतने समय तक रहने के लिए, तुम्हारी पत्नी को तो होगा नहीं, और मेरा तो, और मुझे तो होगा ही नहीं, और तुम्हारा ऑफिस है, कौन रहेगा उसके साथ, कभी सोचा है। बस कुछ भी दिमाग में आया घर वालों से बोल दिया, बस बड़ों की कुछ राय लेना तुम
सही नहीं समझते हो ना? 4 पैसे क्या कमा रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अक्लमंद हो। तो विक्रम बोलता है, पापा बात अक्लमंदी की या फिर होशियारी की नहीं है, बात मेरी बहन की है। और कौन सा क्या उखाड़ लिया आपने, बताइए? 8 साल से खुशी उसी बेड पर पड़ी है, जिस तरह पहले थी वैसे ही। कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है आपको? अरे आपको क्या पता चलेगा, आप तो सिर्फ आते हो जाते हो बस। लेकिन हम लोग 24 घंटा उसके सामने रहते हैं, हमें पता है वो बेचारी किस तरह से बेचैन बनकर पड़ी है। आपको कोई ख्याल है? आप तो बाहर होते हो, बाहर होने की वजह से आपको कुछ पता नहीं चलता और आपको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता है। आपका बाहर दिल बहल जाता है, लेकिन हमें कितनी तकलीफ़ होती है उसे ऐसा देखकर। तो वो अंकल है, वो भड़क जाते, बोलते तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई एहसास नहीं उसके बारे में? मुझे तकलीफ़ नहीं होती? मैं एक पापा हूँ, और तुम भी ये बात भूलो मत कि तुम भी एक बेटे के बाप हो। और बाप पर क्या बीती जब उसके बच्चों को कुछ ऐसे तकलीफ़ हो जाए। तो विक्रम गुस्से वाली स्माइल कर देता है और उसके पापा बोलते हैं, देखो मैं खुशी को कहीं जाने नहीं दूंगा, जो भी उसका इलाज का होना है इधर ही होना है, कहीं नहीं। चाहो तो और टीम लगा दो उसके पीछे, और नर्सेस जो भी अच्छे डॉक्टर है वो लगा दो। विक्रम बोलते हैं, पापा बात अच्छे डॉक्टर की नहीं है, बात उसकी सही इलाज की है। और डॉक्टर राजेश भी तो अच्छे हैं, इतने सालों से उन्होंने इतने अच्छे से केस हैंडल किया है। और वो भी तो बार बार यही मुझसे कहते रहते कि उसे अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करने की ज़रूरत है। लेकिन आपकी मनमानी है पापा, जो उसे घर पे रखे हो। तो विक्रम की माँ बोलती, विक्रम मुँह संभल के बात करो बेटा, तुम्हारे पापा से बात कर रहे हो। तो विक्रम बोलता है, बस बोल दिया अपने बीच में, आपके पति से मैंने ऊंची आवाज़ में बात क्या कर लिया, आपको तो बुरा लगता है माँ, लेकिन आप ये क्यों भूल जाती हो कि यही आपके पति हैं जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, बस उनको काम काम और काम। कभी खुद को देखा है माँ आपने? मैंने देखा है आपको, किस तरह से आप पापा के लिए तड़पती रहती हो उनसे बात करने के लिए, लेकिन ये आदमी को सिर्फ अपना काम ही दिखाई देता है। तो विक्रम के पापा बोलते हैं, शकुंतला क्या मुझे इसीलिए इतनी जल्दी तुमने बुलाया घर पर, ये सब सुनने के लिए? ये सब सुनने के लिए बैठा हूँ मैं? अरे बड़े बड़े लोग मुझे सलाम ठोकते हैं और यहाँ मेरे घर पे इज़्ज़त नहीं है। तो बुआ जी बोलती है, विक्रम देखो तुम ऐसे बात नहीं कर सकते हो। और विक्रम को साइड में लेकर जाती है बुआ जी और बोलती कि देखो बेटा, हमें फ़िलहाल तुम्हारे पापा जी से अच्छे से बात करनी होगी, क्योंकि अगर वो मना करते तो खुशी को कभी बाहर जाने नहीं देंगे। मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पति जो है मेरे। इसके लिए तुम्हें ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनसे जो भी तुम्हें खुशी का इलाज करना है तो उनसे प्यार से रहो बेटा, यूँ झगड़े करके कुछ नहीं हासिल होने वाला। तो विक्रम कुछ बोलते नहीं, अपने कमरे में चला जाता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे पीछे जाती है। उसकी पत्नी बोलती कि जी आप क्या होगा, पापा जी क्यों नहीं समझ रहे? तो विक्रम बोलता है, पता नहीं पापा को कौन समझाए। अरे मेरी खुद की माँ नहीं समझा सकती तो मैं कौन होता हूँ समझाने वाला। तो प्रीति बोलती, तो आप करें क्या? तो विक्रम बोलता है, मेरा कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, तुम चाय बना के लाओ, देखते हैं क्या करना है। विक्रम के पापा गुस्से में अपने रूम पे चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे बुआ जी भी जाती है चाय लेकर। और बुआ जी पता नहीं इतने अच्छे से समझा पाती है। और फिर रात के डिनर का टाइम होता है, विक्रम बाहर खाना खाने नहीं जाता है। विक्रम की माँ जाती बुलाने, बोलती बेटा ऐसे मत करो, देखो अहंकार होके अपना ही घर टूटता रहता है, इसके लिए हमें चाहे कुछ भी हो जाए परिवार के साथ बैठ के खाना खाना चाहिए बेटा, चलो। तो विक्रम माँ की बात सुनते और हो जाता है। अब जो विक्रम के पापा हैं वो कहते हैं कि शकुंतला मैंने एक डिसीजन लिया है, विक्रम जो कह रहा है खुशी को बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है चलो उसे जाने दिया, लेकिन इसकी गारंटी क्या है कि खुशी ठीक होकर आएगी?
है कोई गारंटी? तो विक्रम बोलते हैं पापा गारंटी तो हम इंसानों की भी नहीं है, एक पल में कुछ भी हो सकता है। अभी पता है आपको, ये भी हो सकता है आपके टेबल के पास ऊपर से कुछ भी गिर सकता है, आसमान टूट पड़ सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप ट्रीटमेंट की गारंटी दे रहे हो, एक हम लोग एटलीस्ट एक चांस तो ले ही सकते हैं ना। तो विक्रम के पापा बोलते हैं चलो ठीक है ठीक है, जितने पैसे चाहिए बता देना, चेक तुम्हें दे दूँगा। विक्रम खुश हो जाता है, स्माइल करता है, और जो अंकल है खाना खाने लग जाते हैं। तो ये लोग अब बंदोबस्त करते हैं, लेकिन अब विक्रम ने जो घर पर झूठ बोला था उसे वो सफल कैसे करेगा, क्योंकि ये जो चीज़ वो करने जा रहा था वो इतनी भी आसान नहीं थी। विक्रम के पापा की पहुंच बहुत बड़ी थी और हर कोने में थी, तो वो इस बात से भी डरता है, क्योंकि सारा बंदोबस्त, और उसे ये भी डर था कि कहीं अगर माँ ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी तो वो क्या करेगा। इसके लिए वो काव्या को फ़ोन करता है। काव्या बोलती है कि भाई बोलिए क्या हुआ, आपने बात की घर पर? विक्रम बोलते हैं बात की, काफ़ी तू मैं भी हो गई है, लेकिन उसके बाद पापा मान गए। काव्या बोलती यस चलो अच्छी बात है, तो आप कब तक लेके जाने की सोच रहे हो? विक्रम पूछता है कि वैसे काव्या तुम्हारा टिकट कब तक की कंफर्म है? तो काव्या बोलती कि भाई कल सुबह की। तो विक्रम बोलता है बेटा क्या तुम्हारी टिकट एक दिन और डिले नहीं हो सकती है? यानी कल के बजाय तुम परसों नहीं जा सकती हो, एक दिन के लिए रुक जाओ बस। तो काव्या बोलती है ठीक है भाई, मैं करती हूँ, कैंसिल करती हूँ टिकट, मैं परसों की करा लेती हूँ। लेकिन हुआ क्या है? तो बोलते हैं बेटा इसमें भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है मुझे। तो काव्या बोलती ठीक है मैं आ जाती हूँ घर पर। तो थोड़ी देर में कुछ आफ्टरनून में काव्या विक्रम के घर जाती है, और आंटी बोलती बेटा तुम कैसे, तुम आज जा रही हो क्या? तो काव्या बोलती जी नहीं आंटी, मैं वो परसों जा रही हूँ, लेकिन सोचा कि वो खुशी को शिफ्ट करने की बात हो रही है ना, तो सोचा भाई की थोड़ी मदद ही कर दूँ। बताइए क्या करना है भाई? आपने बात की हॉस्पिटल में? तो विक्रम बोलता है हाँ काव्या बात तो हुई है, वहाँ से एम्बुलेंस लानी होगी, क्योंकि एम्बुलेंस से ही जाना होगा, दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। उसकी माँ के सामने वो क्या ही बोलता। तो काव्या बोलती जी भाई मैं भी आपको वही बताने जा रही थी, क्योंकि काव्या एक डॉक्टर थी, तो विक्रम को काव्या के सजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और एम्बुलेंस में अगर काव्या खुशी के साथ होगी तो बेटर होगा इसके लिए, और काव्या होगी तो काफ़ी हद तक मदद भी हो जाएगी, और उसे कोई डर भी नहीं लगा रहेगा खुशी के मामले में। इसके लिए काव्या को वो टिकट डिले करने के लिए बोलता है। एनजीओ में बात करनी थी, एम्बुलेंस ये वो तो झूठ तो बोला ही था वो। तो उसकी माँ जो है बोलती कि बेटा कब जाना है बता दो, मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। तो विक्रम बोलता है नहीं 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 माँ, आप इतने सफ़र कैसे तय करोगी? आपको पता है यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है मुंबई, इतने देर तक आप कैसे बैठोगी? नहीं 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 आप नहीं जा सकती हो। तो काव्या की माँ बोलती बेटा मैं जाऊँगी, मेरी परवाह मत करो, मुझे खुशी के साथ रहना है, मुझे भी तुम लोगों के साथ चलना है। तो विक्रम काव्या को देखने लग जाता है। तो काव्या बोलती अरे बुआ जी आपको पता है मुंबई के रास्ते इतने ख़राब है ना, आपको क्या ही बताऊँ, जितने हमारे गांव के रास्ते नहीं हैं। तो आपकी कमर है टेढ़ी हो जाएगी, मुझे बुरा लगेगा। तो बुआ जी बोलती हट पगली, यहाँ पे भी मजाक। तो काव्या बोलती नहीं बुआ जी मैं सच कह रही हूँ, एक तो आपको पता ही है रोड कितने ख़राब हो जाते, एक तो आधे से ज़्यादा हमारे गांव के रोड ख़राब है, और उससे कहीं ज़्यादा मुंबई के रोड ख़राब है। तो आप मत चलिए प्लीज़, आप अगर बीमार हो जाएगी तो हम सबका ख्याल कौन रखेगा? बुआ जी बोलती ठीक है अभी तुम बच्चे बोल रहे हो तो ठीक है मैं नहीं चाहती। तो विक्रम
काव्या को थैंक यू बोलता है इशारे में। तो अब ये लोग जो काव्या है उसने एनजीओ का नंबर लिया था उस मैडम से, तो ये लोग जाने की तैयारी करते। तो विक्रम फिर काव्या को एक साइड लेके जाता है। विक्रम बोलता है काव्या मैंने बात तो की है घर पर, लेकिन एनजीओ में बात नहीं हुई है अभी तक इस मामले में। काव्या बोलती क्या? मुझे लगा आपने सब कुछ तय कर लिया होगा। तो हम कैसे जाएंगे? और यहाँ की तैयारी तो हो गई हमारी, सब लोग राज़ी भी हो गए और सबको यकीन भी हो गया कि हम खुशी को लेकर जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? एनजीओ वाले को फ़ोन करना तो पड़ेगा ही भाई। विक्रम बोलता है फ़ोन तो करना ही होगा, तुम्हारे पास नंबर है, चलो करते हैं हम लोग फ़ोन। तो काव्या फ़ोन लगाती है और वो मैडम थी फ़ोन पर। काव्या से बात होती है तो मैडम बड़ी रिस्पेक्टफुली काव्या से बात कर रही थी। जो काव्या बोलती कि मैम हम लोग वहाँ पर ऐसे ऐसे पेशेंट को रखना चाहते हैं, क्या आप रख सकते हो? तो मैडम बोलती यहाँ पर इन शॉर्ट कहा जाए तो डॉक्टर काव्या हम लोग उन लोगों को रखते हैं जो लोग बेघर हैं। हम बीमार लोगों को या फिर बेड रेस्ट वालों को नहीं रखते हैं डॉक्टर काव्या। काव्या बोलती है जी वो बीमार नहीं है, बस कोमा में है और उसको परी की ज़रूरत है और वो परी से ही ठीक हो सकती है। तो मैडम बोलती ऐसे कैसे? मैं समझी नहीं। तो काव्या बोलती नहीं मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी, लेकिन खुशी परी की बेस्ट फ्रेंड है, सबसे क्लोज फ्रेंड है। तो जब परी उसके सामने गई है, खुशी ने मूवमेंट की है मैडम, तो हमें यही लगता है कि खुशी को हम लोग वहाँ रख सकते हैं तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो मैडम बोलती तो परी को आप उसके घर भेजिए ना, थोड़ी देर के लिए वो जाया करेगी। तो डॉक्टर जो काव्या है बोलती कि मैम मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ फ़ोन पर, हम लोग खुशी को वहाँ लेकर आते हैं तब मैं आपको समझाती हूँ कि माजरा क्या है, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप परमिशन दे दीजिए, हो सके तो हम लोग एक्स्ट्रा पे करेंगे उसके लिए। तो जो मैडम है बोलती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप एक डॉक्टर हो तो मैं समझ सकती हूँ कि सीरियस मामला हो सकता है, लेकिन ये जो केस है ये अलग ही केस है हमारे एनजीओ में, ये अलग ही केस हो सकती है हमारे एनजीओ में, क्योंकि यहाँ पर कोई बीमार या कोई बेड रेस्ट वाले नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जो बेघर है उन्हीं को ही जगह मिलती है। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगी। तो काव्या बोलती मैडम प्लीज़ आप कुछ कर सकते तो करिए, क्योंकि टाइम भी कम है, मुझे एक्चुअली आउट ऑफ जाना है जल्दी से जल्दी, मेरा क्लिनिक है वहाँ पर। तो आप समझ ही सकते हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ कि मेरे पेशेंट छोड़कर मैं यहाँ हूँ, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द कुछ प्रोसीजर होगी वो कर दीजिए। तो मैडम बोलती ठीक है मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। तो काव्या बोलती ठीक है। तो अब ये लोग को मैडम के फ़ोन का इंतज़ार करना ही पड़ता है। मैडम को एक्चुअली जो एनजीओ के हेड है उनसे बात करनी थी कि ऐसे। तो थोड़ी देर में एक फ़ोन आता है काव्या के फ़ोन पर, तो वही मैडम थी। वो मैडम बोलती कि डॉक्टर काव्या एक्चुअली हमारे जो एनजीओ के हेड है वो कॉन्फ्रेंस लाइन पर है, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो काव्या बोलती जी मैडम ठीक है, हाँ बात करिए। अब वो लोग कॉन्फ्रेंस में बात करने लग जाते हैं। काव्या बड़ी अच्छे से समझाती है, क्योंकि काव्या तो थी एक आउट ऑफ कंट्री की डॉक्टर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, इसके लिए वो जो हेड है वो भी मान जाते हैं। अब एनजीओ में भी परमिशन मिल जाती है, लेकिन वो एक फॉर्म था बस उसी पे साइन करनी थी, तो ये लोग वहाँ जाकर वो सब प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते थे। तो अब बात आती है कि काव्या को लोग शाम को लेकर जाएंगे, लेकिन ये बात सीक्रेट रहेगी, ये बात बाहर नहीं जाएगी। तो जो एनजीओ के मैडम है वो बोलती कि मैम आप हमें प्रॉब्लम में तो नहीं डालोगे, बस मैं जस्ट पूछ रही हूँ क्योंकि ये सीक्रेट रखना है या सीक्रेट रखना है ये सब कुछ हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो काव्या बोलती मैं वहाँ आकर आपसे बात करती हूँ, मैं खुशी को लेकर आती हूँ। अब
जो काव्या है वो डॉक्टर राजेश से उनसे बात करती है। डॉक्टर राजेश से वो भी परमिशन लेती है, डॉक्टर राजेश को सारी बातें बताती है। अब एक डॉक्टर है, दूसरे डॉक्टर से बात कर रहे थे, तो डॉक्टर राजेश भी सहमत हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेश को बहुत अच्छे से पता था कि परी कौन है और परी की मौजूद होना ही खुशी के लिए पॉजिटिव साइन है। तो वो भी हाँ में भर देते हैं। तो काव्या कहती कि डॉक्टर प्लीज़ आप क्या एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर सकते हो, क्योंकि हमने घर में इतना कुछ बताया नहीं है, तो हमें वहाँ तक जाने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर राजेश बोलते ठीक है, मैं इंतज़ाम कर देता हूँ। तो डॉक्टर राजेश की मदद से और काव्या के कम्युनिकेशन से और ये सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। विक्रम बोलते हैं थैंक यू सो मच काव्या, पता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है, वरना मेरी तो कोई मानता ही नहीं था, ना एनजीओ वाले ना डॉक्टर राजेश एग्री होते। एक बार डॉक्टर राजेश एग्री भी हो जाते थे, लेकिन एनजीओ वाले कभी नहीं मानते मेरी बात, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मान गए। तो काव्या बोलती है भाई मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ जो कर रही हूँ ना मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं कर रही हूँ, ठीक है, तो आप तैयारी कीजिए उसे भेजने की बस। तो विक्रम बहुत खुश हो जाते हैं, उसकी आंखों में थोड़े से पानी भी आ जाता है, खुशी के आंसू। तो काव्या भी थोड़ी सी उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। अब ये लोग इंतज़ाम करते हैं, कुछ रात के 8 बजे एम्बुलेंस आ जाती है उनके दरवाजे पे, बड़ी आवाज़ आती है और गांव में तो इतनी सन्नाटा रहता है कि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा फैल रहा था। खुशी की जो माँ है वो डर जाती है कि बेटा क्या हुआ है, किस चीज़ की आवाज़ है। तो विक्रम बोलते हैं माँ वो एम्बुलेंस है, हमें निकलना है ना। तो काव्या की माँ बोलती कि ठीक है बेटा, मैं एक बार 1 मिनट में आती हूँ। तो काव्या की जो खुशी की माँ है वो क्या करती है, आरती की थाली लेकर आती है और खुशी को आरती देती है, मतलब जस्ट ऐसे ही अपने हाथों से वो बलाई देती है आरती के ऊपर से हाथ घुमाकर। और विक्रम को भी बोलती बेटा तुम भी ले लो आरती, और काव्या भी ये सब करती है। और फिर बाद में ये लोग एम्बुलेंस में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। खुशी की माँ जो है उनको भी थोड़ा रोना आता है, क्योंकि इतने 8 सालों से खुशी जो है एक ही बेड पर उसके रूम में पड़ी हुई थी। उनके मुताबिक खुशी इतना दूर जा रही थी, तो थोड़ा तो अजीब लग रही था, तो वो रो रही थी। विक्रम की पत्नी अपनी सास को संभालती है और फिर ये लोग कुछ घंटों में जो है वो एनजीओ में पहुंच जाते हैं, गांव वाले एनजीओ में। तो परी जो है इतनी भाग कर आती, जैसे एम्बुलेंस का आवाज़ सुनती है वो बहुत ज़्यादा भाग कर आती है। भाग के जैसी आती है, एम्बुलेंस के दरवाजे खोलते हैं, परी के सामने खुशी थी। परी को इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि उसकी खुशी मैं रिकॉर्डिंग में बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद अब खुशी उसके साथ रहने वाली थी। लेकिन परी पे अब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी आने वाली थी अब, क्योंकि खुशी की पूरी जिम्मेदारी अब अकेले परी पे ही होगी। उसकी दवाइयों से लेकर उसको जो भी न्यूट्रिशन देना, सब कुछ परी को देखना था अब। खुशी को स्ट्रेचर से उठाकर वो लोग कमरे तक लेके जा रहे थे। सबको पूरा यकीन था कि परी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएगी। खुशी को लेकर जाया जाता है कमरे में। कमरे का ऑलरेडी परी ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था, एक तरफ उसका बेड और दूसरी तरफ परी का बेड। तो जो हेड मैडम है वो भी थे, काव्या थी, विक्रम, ये सब लोग थे। परी पीछे खड़े होकर रोए जा रही थी। काव्या देखती परी कहाँ है, परी तो पीछे खड़ी इतनी दूर। काव्या बोलती है परी आओ, जाओ खुशी के पास खड़ी हो जाओ, बरसों पुराने तुम्हारे ख्वाहिश पूरी हो रही है ना।
परी कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, उसको रोने जो आ रहा था खुशी के आंसू थे, बहुत ज़्यादा उसकी खुशी कोई नहीं बयां कर सकता था, बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी उसे। तो थोड़ी देर में सब लोग जाने लग जाते क्योंकि खुशी को आराम की ज़रूरत थी, ज़्यादा चहल पहल उसके सामने करना ठीक नहीं था। तो जो काव्य है बोलती कि भाई हमें बाहर चलना चाहिए, खुशी को अब आराम की ज़रूरत है। तो विक्रम बोलता है ठीक है। सब लोग बाहर जा रहे थे तो विक्रम जो है, जो खुशी है उसके पास फिर से जाता है, उसके फॉरवर्ड पर किस करता है और बोलता है कि लो खुशी, मैंने तुम्हें तुम्हारी परी के पास ला ही दिया, तुम्हें खुश रहो बेटा। और ऐसे बोलकर उसके सर से हाथ घुमाकर वो और परी के भी सर से हाथ घुमाता है और बोलते हैं खुश रहो तुम दोनों। और फिर विक्रम जो है बाहर जाने लग जाता है ऐसा कहकर। तो परी बोलती भाई, और जैसे ही परी ऐसा बोलती है तो विक्रम रुक जाता है, पीछे टर्न करता है। फिर परी जाकर कसकर विक्रम को गले लगाती है और रोने लग जाती है, बोलती भाई भाई भाई, मैं आपका शुक्र अदा कैसे करूं भाई, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई, आप अब खुशी को मेरे पास लेकर आए, थैंक यू सो मच। तो विक्रम बोलता है तुम्हारी अमानत थी, तुम्हारे तक आनी ही थी। अब बड़ी हैरानी से विक्रम को देखने लगती है। अमानत? विक्रम बोलता है हाँ बेटा, तुम्हारी अमानत है, तुम संभालो अब, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। बस परी की आंखों से आंसू, मोटे मोटे आंसू गिरने लग जाते हैं। विक्रम ऐसे बोलता है जैसे कि एक हक जता रहा था विक्रम कि अब खुशी पे सिर्फ तुम्हारा हक है, तुम उसे संभालो। पर ये उसे बहुत बहुत अच्छा लगता है ये। तो विक्रम वहाँ से चला जाता है ऐसे कहकर। तो ये लोग सारी फॉर्मेलिटी बाहर जाकर पूरी करते हैं। काव्या और विक्रम पेपर्स ये सब पे साइन ये सब हो जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाती है क्योंकि ज़रूरी रहता है ये सब करना। फिर अब थोड़ी देर में जो है, जो परी है खुशी के साथ अंदर बैठ जाती है। खुशी को बोलती कि खुशी कैसी हो, देखा आज भगवान ने आखिरकार हम दोनों को एक साथ ला ही दिया। मैं अब उस दिन का इंतज़ार करूँगी जिस दिन तुम मुझे परी कहकर पुकारोगी। बस मुझे उस दिन का इंतज़ार होगा जिस दिन तुम मुझे अपने गले लगाओगी। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, मेरे ये कान जो है तुम्हारे इन लबों से मेरा नाम सुनने को कब से बेकरार है। खुशी प्लीज़, मेरे लिए तुम्हें जल्द से जल्द ठीक होना है और मैं तुम्हारा पूरी तरह से ख्याल रखूँगी। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूँगी कि तुम मजबूर हो जाओगी ठीक होने के लिए। बस तुम्हें मेरे लिए ठीक होना है। और वो ऐसे कहते खुशी के एकदम करीब जाती है और उसको हक करके वही लेट जाती है उसके साथ, एकदम संभाल के, क्योंकि 2-3 जो वायर थे, पाइप थे, उसको लगे हुए थे नाक में, गले में। तो वो थोड़ी संभाल के ही सब कुछ खुशी के साथ वो लेट जाती है। फिर उसे कब नींद लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उसे जो नींद लगती है बड़ी सुकून भरी लगती है। इतने सालों बाद पहली बार सुबह की सबसे पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ती है। वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है और उसकी नज़रों के सामने सबसे पहले खुशी का चेहरा आ जाता है। वो बड़ी प्यार से मुस्कुराती है और आसमान की तरफ देखकर भगवान का शुक्रिया करती है और बोलती कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
न जाने कितने सालों से मैं इस चेहरे को देखने को तरस रही थी। अब उसकी आवाज़ सुनने को भी तरस रही हूँ। तो ये ख्वाहिश भी मेरी बहुत जल्दी पूरी कर देना। और फिर ऐसे कहकर वो खुशी को बड़े प्यार से देखने लग जाती है। बस ऊपर उठती है और खुशी के फोरहेड पर चूमती है, उसके गालों पर चूमती है और खुशी को बोलती है, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें पाकर मैं कितनी खुश हूँ। आज तक मैंने जितने भी आंसू बहाए है वो कुछ भी नहीं है इस खुशी के आगे और मेरी इस खुशी के आगे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की हर एक सुबह की ऐसी शुरुआत हो जाए। मेरे नज़रों के सामने सबसे पहला तुम्हारा ये चेहरा आ जाए। बहुत बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें, बहुत शिद्दत से तुम्हें चाहा है मैंने। और देखो आज तुम मेरे इतने करीब हो, लेकिन तुम बोल नहीं सकती, तुम मुझे महसूस नहीं कर सकती, तुम मुझे छू नहीं सकती, तुम मुझसे बात नहीं कर सकती। बस यही बात का गम है मुझे। लेकिन मुझे पता है कि मेरे भगवान ये भी मेरी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। मैं मेरे काम पे जा रही हूँ, मैं बीच बीच में चक्कर लगाया करूँगी, ठीक है? जब तक तुम मुझे मिस करते रहना, ओके? फिर ऐसा कहती है वो उठने लग जाती है, फ्रेश होती है। फ्रेश होने के बाद उसके डोर पे नॉक हो जाती है। डोर पे नॉक होती है तो एक सिस्टर थी, उसके कानों पर फ़ोन था और वो बोलती कि परी आप ही हो? तो परी बोलती जी हाँ। तो वो बोलती लीजिए बात कीजिए। तो फ़ोन पर विक्रम था। विक्रम बोलता है गुड मॉर्निंग। तो कैसी रही सुबह? अच्छा लगा होगा ना खुशी का चेहरा तुम्हारे सामने? तो परी बोलती क्या भाई बोलिए। तो विक्रम बोलते हैं वैसे हाँ ये सिस्टर है, मैंने भेजी है, तो वो खुशी को मेडिकल ट्रीटमेंट देने आई है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट तो एक नर्स ही दे सकती ना बेटा, बाकी का ख्याल तुम रख लेना। खुशी का तुम्हारी अमानत मैंने तुम्हें सौंप दी है, तो तुम मुझे पूरा यकीन है तुम अपनी अमानत की पूरी तरह से देखभाल करोगी। परी बोलती जी भाई ठीक है। और फिर विक्रम बोलता है ठीक है तो मैं रखता हूँ, और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सिस्टर से कह देना या फिर एनजीओ के फ़ोन से मुझे फ़ोन कर देना। परी बोलती जी भाई। और फिर विक्रम फ़ोन रख देता है। सिस्टर जाती है, जो भी उसको एम्बुलेंस में एक्चुअली ये लोग लेकर आए थे रात को, तो अगर कोई ट्रिप की ज़रूरत हो या कुछ हो तो जो सिस्टर है वो देखने वाली थी। अब क्योंकि एनजीओ के पास ही एक तो गांव था और गांव में एक छोटा सा मंदिर था एनजीओ के पास ही। परी जो है सुबह सुबह वही जाती है, फ्रेश होकर सिस्टर से बोल के जाती है और फिर वहाँ जाती, वहाँ पे एक पंडित थे, उनसे बात करती है कि मेरी एक फ्रेंड है, ख़ास फ्रेंड है मेरी, उसके नाम की पूजा करनी है पंडित जी मुझे। तो पंडित जी बोलते ठीक है बेटा। तो दोस्तों मुझे अभी थोड़ा सा काम है, तो मैं आगे का जो भी पार्ट है नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँगी। तो चलिए, इफ़ यू लाइक माय स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।